प्रिय व्यूअर, यह वीडियो अंग्रेजी में भी उपलब्ध है। देखना चाहें तो आप हमारे इंग्लिश चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश पर जाएं। आपकी सुविधा के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंग्लिश वीडियो का लिंक भी दिया गया है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है दृष्टि IAS एडिटोरियल एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। इस एडिटोरियल एनालिसिस में हम 3 चीज़ें करते हैं। पहला, एडिटोरियल का UPSC सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करना। दूसरा, एडिटोरियल के की पॉइंट्स को समझना। और तीसरा, एडिटोरियल में आए हुए की कॉन्सेप्ट्स जो कि एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, उन पर भी चर्चा करना। तो आइए शुरू करते हैं आज का एडिटोरियल एनालिसिस। आज का एडिटोरियल हमने द हिंदू से लिया है और ये 15 तारीख को आया है। एडिटोरियल का शीर्षक है नो लॉन्गर स्पेशल और ये बात करता है भारत और नेपाल के रिश्तों की, जिनको हमेशा से एक स्पेशल रिलेशनशिप माना गया है। लेकिन एडिटोरियल ये कह रहा है कि अब इस स्पेशल रिलेशनशिप में काफ़ी तनाव आ गया है। और एडिटोरियल ये कहता है कि भारत और नेपाल दोनों को अब बहुत ही जल्दी कुछ कदम उठाने चाहिए ताकि जो तनाव रिश्तों में आया है उसको दूर किया जा सके। तो आइए देखते हैं इसका सिलेबस के साथ लिंकेज। तो ये लिंक होता है डायरेक्टली GS पेपर 2 के साथ, जहाँ की अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक मेजर टॉपिक है। और क्योंकि यहाँ हम भारत और नेपाल के रिश्तों के बारे में बात करेंगे तो ये इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशंस के अंतर्गत आता है। तो सिलेबस के साथ लिंक स्थापित करने के बाद आइए देखते हैं एडिटोरियल के की पॉइंट्स। तो एडिटोरियल के की पॉइंट्स में जाने से पहले आइए मैप के द्वारा समझते हैं कि मसला क्या है और नेपाल ने क्या किया है। तो 13 जून को नेपाल की पार्लियामेंट ने सर्वसम्मति से एक नए मैप को अप्रूव कर दिया है एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा, जिसमें 3 जगहों जो कि लिम्पियाधुरा है, कालापानी है और लिपुलेख, जो कि तीनों जगह भारत के पिथौरागढ़ जिले में आती हैं, इनको नेपाल का हिस्सा दिखाया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है और ये पिथौरागढ़ जिले में आता है, इसको अब नेपाल ने अपने मैप में यहाँ नेपाल की टेरिटरी दिखा दिया है, जबकि पहले जो स्थिति थी उसमें ये भारत का हिस्सा दिखाया गया है। इसको और एक इनसेट मैप से बेहतर रूप से देखते हैं। तो इस मैप में हम देख सकते हैं कि कैलाश मानसरोवर जिसकी यात्रा होती है वो यहाँ लोकेटेड है। और भारत ने अभी हाल में ही धारचूला, जो कि यहाँ है, धारचूला से लेके लिपुलेख पास तक एक सड़क बना ली है और ये मेटल रोड है, पहले ये कच्चा रास्ता था। और इसके द्वारा भारत को मिलिट्री सप्लाईज को पहुंचाने में भी हेल्प करेगी बॉर्डर तक। और दूसरी ओर इससे जो कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्री हैं उनके लिए भी और सुगम हो जाएगा ये यात्रा करना। लेकिन नेपाल ने इसका विरोध किया है और कहा है कि ये नेपाल की टेरिटरी में भारत ने गलत तरीके से बना लिया है। और फिर इसके बाद ये विवाद बढ़ता ही चला गया। आइए देखते हैं कि कालापानी हिस्सा कहाँ है। तो इस मैप में आप देख सकते हैं कि जो हरे में नजर आ रहा है ये हिस्सा ही कालापानी है, जिसको लेकर ये विवाद है। और यहाँ 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक है लिम्पियाधुरा जो कि यहाँ है, दूसरा है लिपुलेख और तीसरा खुद कालापानी। और ये बीच में एक वैली है जिसको कालापानी ही कहा जाता है। नेपाल क्लेम कर रहा है कि ट्रीटी ऑफ सगौली, जो कि 1816 की ट्रीटी है, इसके द्वारा ये कालापानी टेरिटरी उसके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसमें ये डिसाइड किया गया था कि काली रिवर नेपाल का वेस्टर्न बॉर्डर बन जाएगी उस समय के ब्रिटिश इंडिया और नेपाल के बीच में। लेकिन काली रिवर अपना कोर्स बदलती रहती है, तो ये भी एक दिक्कत का विषय है। और नेपाल मानता है कि काली रिवर का जो ओरिजिन है यानी उद्गम है वो लिम्पियाधुरा से है, जबकि भारत का मानना है कि ये उद्गम लिपुलेख से है। और इसी बात को लेकर विवाद है। ये टेरिटरी फिलहाल भारत के पास है और भारत की मिलिट्री पोस्ट भी है यहाँ, जिसको ITBP मैन करता है, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। और भारत और चीन के बीच में जो संबंध है और एक एग्रीमेंट भी हुआ है उसमें भी लिपुलेख पास को भारत का हिस्सा माना गया है। और तब नेपाल ने भी विरोध दर्ज नहीं कराया था। तो नेपाल की तरफ से जो विरोध दर्ज होना शुरू हुआ है वो 1980s और 90s के समय से शुरू हुआ है, लेकिन इसने तूल अभी हाल में ही पकड़ा है। तो इस बेसिक जानकारी के बाद आइए आप समझते हैं कि एडिटोरियल में क्या बताया गया है। तो एडिटोरियल में बात की गई है भारत नेपाल रिश्तों की, कि ये रिश्ते हमेशा से ही बहुत ही खास रहे हैं, बहुत ही स्पेशल रिलेशनशिप रही है दोनों देशों के बीच में, क्योंकि ना केवल दोनों देश बहुत ही निकट पड़ोसी हैं बल्कि इन देशों के बीच में ओपन बॉर्डर रहा है।
ओपन बॉर्डर का मतलब है कि भारत का नागरिक नेपाल बिना किसी पासपोर्ट वीजा के जा सकता है और नेपाल का नागरिक भी भारत बिना किसी पासपोर्ट वीजा के आ सकता है। और यही नहीं, दोनों देशों के बीच में बहुत ही अच्छे पीपल टू पीपल यानी कि जनसंपर्क वाले कॉन्टैक्ट रहे हैं और ये किनशिप और कल्चर यानी कि रोटी बेटी का रिश्ता दोनों देशों के बीच में रहा है, खासतौर से सीमावर्ती जिलों में। लेकिन एडिटोरियल बताता है कि हाल के दिनों में काफ़ी ज़्यादा धक्का लगा है भारत नेपाल के रिश्तों को। और एडिटोरियल कहता है कि जो सबसे बड़ी चुनौती अब भारत नेपाल के रिश्तों के लिए खड़ी हुई है वो हुई है नेपाल सरकार के द्वारा एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करने के बाद, जिसके द्वारा नेपाल सरकार ने नेपाल के मैप में जो टेरिटरी भारत के पास है, जिसमें लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा आते हैं, उनको नेपाल का हिस्सा दिखा दिया है और इसको एक लीगल स्टेटस दे दिया है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके नेपाल की पार्लियामेंट में। तो इस प्रकार एक कूटनीतिक जो रास्ता मौजूद था इस विवाद को सुलझाने का, उसको भी नेपाल ने करीब करीब बंद कर दिया है। और एडिटोरियल कहता है कि ये एक नए फेज की शुरुआत है भारत नेपाल के रिश्तों में। और ये फेज, जाहिर बात है कि ऐसा लग रहा है कि ये काफी चुनौतीपूर्ण फेज होगा भारत नेपाल रिश्तों में। और एडिटोरियल ये भी बताता है कि जो बॉर्डर इशू है यानी कि जो सीमा का विवाद है, ये कोई नई बात नहीं है, ये काफी समय से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन इसको अभी हाल में ही तूल मिला जब भारत ने अपने नए पॉलिटिकल मैप पब्लिश किए 2019 में। और इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि जम्मू और कश्मीर का स्टेटस बदला गया और इसको राज्य से 2 यूटीज में कन्वर्ट किया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर की यूनियन टेरिटरी और दूसरी लद्दाख की यूनियन टेरिटरी। और इसके बाद नए पॉलिटिकल मैप भारत के द्वारा जारी हुए और इन पॉलिटिकल मैप में ये जो हिस्सा है कालापानी वाला, ये भारत का ही हिस्सा दिखाया गया और जिसपे नेपाल ने विरोध दर्ज किया। और यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि नेपाल भी भारत के द्वारा जारी किए हुए मैप, जिनमें कि इस हिस्से को हमेशा से भारत का ही हिस्सा दिखाया गया है, उसको मानता आ रहा है बहुत ही लंबे समय से और उन्हीं मैप्स को नेपाल भी यूज कर रहा था। लेकिन इस बार जैसे ही नए पॉलिटिकल मैप इशू हुए तो नेपाल सरकार ने अपना विरोध दर्ज कराया और इसके पीछे कहीं ना कहीं नेपाल की अंदरूनी पॉलिटिक्स भी इसका एक मुख्य कारण है। खासतौर से जो प्रधानमंत्री हैं नेपाल के केपी ओली, इन्होंने अपनी राजनीति भारत विरोधी होने के दम पर ही बनाई है, जबकि इन्हें पहले एक भारत समर्थक के रूप में भी जाना जाता था। लेकिन विगत कई वर्षों से इन्होंने अपनी राजनीति एंटी इंडिया के बेसिस पे ही की है और ये अपने आप को एक घोर राष्ट्रवादी साबित कर रहे हैं नेपाल में। और यहाँ एक और बात ध्यान रखने की है कि 2015 में जो नेपाल का ब्लॉकेड हुआ, कहीं ना कहीं उसकी वजह से भी भारत विरोधी सेंटीमेंट नेपाल में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि लोगों को लगा कि इस लैंड ब्लॉकेड के पीछे कहीं ना कहीं भारत सरकार शामिल थी, जबकि भारत ने हमेशा इसको डिनाई किया है, मना किया है इस बारे में। तो एडिटोरियल कहता है कि नेपाल ने जो भारत के द्वारा नए मैप जारी किए थे उनका विरोध जताया और कहा कि डिस्प्यूटेड टेरिटरी को भारतीय मैप का हिस्सा नहीं दिखाना चाहिए था। और 2000 और 2014 में भारत और नेपाल ने इस बात पे सहमति व्यक्त की थी कि दोनों देश वार्ता करेंगे, कालापानी और सुस्ता जो 2 बाउंड्री डिस्प्यूट हैं दोनों देशों के बीच में, उसको बातचीत के द्वारा हल किया जाएगा। लेकिन इस पे कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पाई और अब ये जो क्राइसिस है ये तब उत्पन्न हुई जब भारत ने एक सरफेस रोड धारचूला से लिपुलेख तक, जो कि करीब करीब 80 किलोमीटर का रोड है, इसको इनॉग्रेट किया भारतीय रक्षा मंत्री ने। और इसके बाद से नेपाल में भारत विरोधी प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया। और यहाँ बात और बिगड़ गई जब भारतीय आर्मी के चीफ ने ये सजेस्ट किया कि इस प्रोटेस्ट जो कि नेपाल में हो रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं चाइना का हाथ है। तो इस बात पे काफ़ी विरोध दर्ज किया गया नेपाल के पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने और इससे और ज़्यादा बातों ने तूल पकड़ा। और एडिटोरियल ये भी कहता है कि दोनों देशों के द्वारा ही डिप्लोमेटिक एफर्ट्स यानी कि जो कूटनीतिक प्रयास होने चाहिए थे जिस स्तर पे, उनमें कमी रही कि सिचुएशन को इस पॉइंट तक नहीं आने दिया जाता। लेकिन दोनों ही देश कहीं ना कहीं एक दूसरे पे आरोप लगाते रहे कि वो बातचीत के लिए राजी नहीं है। भारत ने कहा कि पहले कोविड-19 से निपट लेते हैं, फिर इस बारे में चर्चा करेंगे। तो एडिटोरियल बताता है कि भारत और नेपाल की ओर से आरोप और प्रत्यारोप का एक सिलसिला होता रहा। भारत ने कहा कि वो इस मामले पे बात करेगा और कोई म्यूचुअली कन्वीनियंट डेट पे
मीटिंग रखी जा सकती है इस बारे में। और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये भी सुझाव दिया कि काला पानी विवाद को डिस्कस किया जा सकता है कोविड-19 पैंडेमिक से निपटने के बाद, जबकि नेपाल ये कहता रहा कि उसके लिए ये मुद्दा बेहद ही संवेदनशील है। और नेपाल का ये भी दावा है कि जो भी डेट्स को नेपाल ने सुझाया कि इन दिनों में मीटिंग की जा सकती है, उसको भारत ने रिजेक्ट किया। और तो और नेपाल ये भी कहता है कि नेपाल के जो एम्बेसडर हैं भारत में, उनके द्वारा इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी से जब भी मीटिंग की मांग की गई तो उसको भी डिनाई किया गया। जबकि भारत ऐसे समय में लगातार बायलेटरल और मल्टीलेटरल मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करता रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। ये नेपाल का आरोप है। खैर, इसमें सच्चाई जो भी हो, लेकिन जो क्राइसिस की टाइमिंग है और जिस तरीके से नेपाल ने अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास कर दिया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर लगता है कि यहाँ नेपाल की सरकार को चाइना की बैकिंग प्राप्त है। खास तौर से पीएम ओली, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से आते हैं, तो कम्युनिस्ट पार्टी जो नेपाल में है और जो कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में है, इनके बीच में काफ़ी गहरे संबंध हैं। और हाल के दिनों में चाइना की दखलंदाजी नेपाल में काफ़ी बड़ी है और नेपाल भी हमेशा से एक चाइना कार्ड भारत के खिलाफ हमेशा यूज करता रहा है, भारत को दबाव में लाने के लिए। और ये सब ऐसे वक्त में हुआ है कि जब भारत और चीन भी सीमा विवाद में उलझे हुए हैं। लेकिन एडिटोरियल बताता है कि भारत के लिए ज़्यादा चिंता की बात यह है कि किस गति से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को नेपाल ने पास किया है और जो यूनानिमस सपोर्ट, यानी कि जो एक तरफा समर्थन इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्राप्त हुआ है नेपाल की पार्लियामेंट में। क्योंकि हमेशा से भारत और नेपाल के रिश्ते इतने गाढ़े रहे हैं कि नेपाल में एक प्रो इंडिया सेगमेंट भी हमेशा से रहा है, जो भारत की तरफदारी करता रहा है, जो भारत के पक्ष में बोलता रहा है। और इसमें खास तौर से नेपाली कांग्रेस हमेशा आगे रही है, जो कि भारत के समर्थन में बात करती रही है। लेकिन इस बार काला पानी विवाद के मुद्दे पे सारी पार्टियों ने भारत का विरोध किया है, तो इससे भी भारत को थोड़ा सा चौंकना भी चाहिए। और भारत को जरूरी है कि जो अपने संबंध है नेपाल के साथ, जो कि उसके लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही तरफ से बहुत इम्पोर्टेंट है, तो भारत को कोशिश करनी चाहिए कि नेपाल के साथ उसके रिश्ते और भी मजबूत हों। और इसके लिए जो भी प्रयास किया जा सकता है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाना चाहिए। और एडिटोरियल भी कहता है कि दोनों देशों के लिए ये महत्वपूर्ण है कि वो अपने विवादों को बातचीत के माध्यम से सुलझाएं, और ऐसा जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि ये विवाद और ज़्यादा भयंकर रूप ना ले लें और जो खास रिश्ते रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में, उनको हमेशा के लिए कहीं नुकसान ना पहुंचा दें। और एडिटोरियल में बताया गया है कि कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो कि भारत में एंटी इंडिया सेंटीमेंट्स या भारत विरोधी सेंटीमेंट्स को और ज़्यादा तूल देते हैं। उनमें से एक तो 2015 का लैंड ब्लॉकेड है, जिसमें कहीं ना कहीं नेपाल के बहुत बड़े तबके को लगता है कि भारत का हाथ था और उससे नेपाल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान भी हुआ और दिक्कत का सामना करना पड़ा। दूसरा, क्योंकि नेपाल के सामने भारत एक बहुत विशाल देश है और उसको भारत की छाया में रहना पड़ता है, तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं एक एंटी इंडिया सेंटीमेंट हमेशा से रहा है वहाँ। तीसरी बात है कि कुछ अनइक्वल एग्रीमेंट्स, और इसमें खास तौर से ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो 1950 की ट्रीटी है, इसको भी माना जाता है कि नेपाल में एक हिस्सा है जो मानता है कि ये ट्रीटी बहुत ही अनइक्वल है और नेपाल के पक्ष में नहीं है और इसको रिवाइज किया जाना चाहिए। तो ये ऐसे कुछ मुद्दे हैं जिन पे भारत को भी विचार करना चाहिए ताकि भारत और नेपाल के संबंधों में स्थिरता भी आए और वो पहले की भांति अच्छे हो जाएं। क्योंकि नेपाल के साथ अगर रिश्ते खराब होते हैं तो ये भारत के लिए एक सिक्योरिटी चैलेंज को भी उत्पन्न करेगा। और एडिटोरियल एक एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है कि अभी हाल में ही एक दुर्घटना हुई जिसमें कि नेपाल पुलिस के द्वारा एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई शूटिंग में, लेकिन दोनों ही देशों ने कोऑर्डिनेशन के साथ इस घटना को मैनेज किया और इसको ज़्यादा बढ़ने नहीं दिया। तो इसी प्रकार एडिटोरियल ये आशा व्यक्त करता है कि भारत और नेपाल दोनों देशों को ये कोशिश करनी चाहिए कि इसी तरीके का रिस्पॉन्स अब इस सीमा विवाद को लेके भी दोनों देशों की तरफ से आना चाहिए, ताकि जो स्पेशल रिलेशनशिप, जो विशेष रिश्ते रहे हैं भारत और नेपाल के बीच में, उनको बरकरार रखा जाए। और ये जो सीमा विवाद का मुद्दा है, ये भी
कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको बातचीत के द्वारा सुलझाया नहीं जा सकता है और इसके लिए हर संभव प्रयास भारत और नेपाल दोनों के द्वारा करने चाहिए। तो ये था इस एडिटोरियल के की पॉइंट्स में। अब आइए देखते हैं की कॉन्सेप्ट्स। तो की कॉन्सेप्ट्स में देखते हैं भारत और नेपाल के बीच में दो सीमा विवाद हैं, एक है काला पानी को लेकर और दूसरा है सुस्ता को लेकर। और सुस्ता का लोकेशन है यहाँ, आप देख सकते हैं इस मैप में। तो यहाँ गोरखपुर है, गोरखपुर के नॉर्थ में आप देख सकते हैं कि सुस्ता वाला एरिया है और सुस्ता गंडक रिवर के किनारे है। लेकिन गंडक रिवर अपना मार्ग हमेशा बदलती रहती है और इसी वजह से ये टेरिटोरियल डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है इस एरिया में, नेपाल और भारत के बीच में। दूसरा विवाद है काला पानी को लेकर, जिसको हमने पहले भी देखा। तो काला पानी एक वैली है जो कि भारत के कंट्रोल में है, पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में है उत्तराखंड के, और ये कैलाश मानसरोवर रूट में स्थित है। कैलाश मानसरोवर आपको पता होना चाहिए कि ये तिब्बत में है और पिलग्रिमेज होती है भारत से, कई तीर्थयात्री जाते हैं। और इंडिया इस रीजन जो काला पानी एरिया है इसको क्लेम करता है उत्तराखंड का पार्ट कहकर। और जो ट्रीटी ऑफ सुगौली हुई थी नेपाल के बीच में और ब्रिटिश इंडिया के बीच में एंग्लो नेपालीज वॉर के बाद में, 1816 की ट्रीटी है ये आपको पता होना चाहिए, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और इस ट्रीटी के द्वारा ये निर्धारित किया गया था कि काली रिवर नेपाल की वेस्टर्न बाउंड्री होगी भारत के साथ। और विवाद यहीं से शुरू होता है कि सोर्स ऑफ द रिवर, काली रिवर का उद्गम कहाँ है। और नेपाल मानता है कि ये लिम्पियाधुरा है, जबकि भारत का मानना है कि ये लिपू लेक से उद्गम है इसका, और इसी वजह से दोनों देशों के बीच में विवाद है। अब आइए देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न आपसे प्रीलिम्स और मेंस में पूछे जा सकते हैं इस एडिटोरियल से संबंधित। तो आपसे प्रीलिम्स में लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काला पानी, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, इन जगहों के बारे में आपको ठीक से पता होना चाहिए कि मैप में ये कहाँ लोकेटेड है, और साथ ही साथ आपको सुस्ता के बारे में भी पता होना चाहिए, इसकी लोकेशन भी पता होनी चाहिए। आपसे सवाल ट्रीटी ऑफ सुगौली के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये कब साइन हुई, किन दो पार्टीज के बीच में साइन हुई, इसमें बाउंड्री के लिए क्या निर्धारित किया गया। तो काली रिवर को वेस्टर्न बाउंड्री माना गया नेपाल का, और विवाद वहीं से शुरू होता है। ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप जो 1950 की ट्रीटी है, इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। इसके द्वारा एक तो ओपन बॉर्डर है दोनों देशों के बीच में, कोई पासपोर्ट वीज़ा की रिक्वायरमेंट नहीं है नागरिकों को एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए। और जब मेंस की बात की जाए तो मेंस में आपसे पूछा जा सकता है स्पेशल रिलेशनशिप जो दोनों देशों के बीच में है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और अब जो नेपाल ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास करके जो टेरिटरी भारत के पास है उसको अपना हिस्सा दिखाया है, तो इससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ सकता है भारत नेपाल रिश्तों पर, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। चाइना फैक्टर भारत और नेपाल के रिश्तों में कैसा है और कितना इम्पैक्ट करता है, इसके बारे में भी पता होना चाहिए। और भारत नेपाल के रिश्ते ये शुरुआत से कैसे रहे हैं और अभी हाल में ही क्या तनाव के कारण हुए हैं इसमें, तो क्या क्या तनाव के कारण हैं और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, किस तरीके के कदम भारत सरकार के द्वारा लिए जाने चाहिए। और ये भी आपको यहाँ पता होना चाहिए कि जो अच्छे संबंध हैं ये ना केवल भारत को बल्कि नेपाल के लिए भी उतने फायदेमंद है, क्योंकि भारत और नेपाल के बीच में सिविलाइजेशनल लिंक्स हैं। तो सिर्फ सीमा विवाद के कारण भारत और नेपाल को अपने रिश्ते खराब नहीं करने चाहिए और हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए दोनों सरकारों के द्वारा कि रिश्तों को वापस उसी प्लेन पे लाया जाए, उसी तरीके के स्पेशल रिलेशनशिप को फिर से रीस्टोर किया जाए, पुनर्स्थापित किया जाए। तो ये था आज के एडिटोरियल एनालिसिस में। फिर मिलेंगे एक नए एडिटोरियल के साथ। धन्यवाद।